नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं संविधान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है 15 अगस्त 1947, जो कि भारत की स्वतंत्रता की ये तारीख है, लेकिन संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया 26 नवंबर 1949। तो ये वो दिन है जब संविधान सभा ने यहाँ पर एक अंगीकृत किया कि, लेकिन यहाँ पर एक डेट यहाँ पे अनाउंस किया, लेकिन जो यहाँ पर डेट जो सही देखने को मिली, जो लागू हुआ संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन जो बात इस पर हुआ, जो सभा हुई, वो 1949 को हुई थी, 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को मिलता है 2 अक्टूबर 1949। तो महात्मा गांधी की जयंती है इस दिन, लेकिन इसका संविधान से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। ए ऑप्शन देखने को मिलता है कठोर, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कुछ प्रावधानों को बदला गया है जो कि कठिन था, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है। तो यहाँ पे कठोर कहना बिल्कुल भी गलत है। बी ऑप्शन दिया गया लचीला, तो ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन दिया गया कठोर और लचीला दोनों, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा। क्योंकि साथियों बिल्कुल यहाँ पे सही यहाँ पे कहा गया है कठोर और लचीला है, क्योंकि भारतीय संविधान दोनों प्रकार की विशेषताओं के अंतर्गत जाना जाता है। यदि आप गलत करते हैं तो आपके लिए कठोर है, और यदि आप सही ढंग से काम करें तो आपके लिए सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कठोर और लचीला दोनों यहाँ पे सही है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, न कि संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका जो सही होता है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दें, ये जो है ये प्रस्तुत किए थे, एक तरह से इन्होंने उद्देशिका प्रस्तुत की थी, जो कि यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में चुने नहीं गए थे। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो कि क्वेश्चन में अध्यक्ष के पूछा जा रहा है, इसी कारण हम डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है। जैसे कि ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, और यहाँ पे गणराज्य। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यह प्रस्तावना दिए गए थे, जिसमें प्रमुख शब्द आपको देखने को मिलता है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य। और यहाँ पर आपको ए बी ऑप्शन देखने को मिलता है संघ, राष्ट्र और सरकार। तो ये आम शब्द है, लेकिन प्रस्तावना में ये मूल शब्द नहीं लिए गए हैं, तो ये आपका गलत है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो क्वेश्चन के अनुसार गलत है। जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सामान्य कानून की विधि की अवधारणा ग्रहण करता है।
ए ऑप्शन देखने को मिलता है अमेरिका, जो कि आपका ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ से मौलिक अधिकार और जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी अवधारणा ली गई थी। ये ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सामान्य कानून की विधि, तो सामान्य कानून की विधि अमेरिका से नहीं ली गई थी, हालांकि ये लिया गया था ब्रिटेन से, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है, इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक संघ होगा कहा गया है। अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद 5 में, या 370 में, या 395 में। तो ये जो शब्द यहाँ पे कहा गया है साथियों, जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिलता है अनुच्छेद 1, तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये आपका ए ऑप्शन सही है। बाकी अनुच्छेद 5 में कहा गया नागरिकता से संबंधित, तो ये अलग चीज है, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 370 में आपको जो देखने को मिलता है, इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो अब यहाँ पे पूरी तरह से निरस्त हो चुका है, तो ये भी आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और यहाँ पे अनुच्छेद 395 है, तो संविधान के लागू होते ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को ये निरस्त करने से संबंधित था, तो ये आपका अलग चीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अनुच्छेद 1। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, ये अध्यक्ष नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका बी गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने देशी में और एक तरह से कहा जाए तो जो रियासतें हैं उनको एकीकरण में भूमिका निभाई थी, अध्यक्ष से इनका कोई संबंध नहीं था, ये आपका गलत हो जाता है डी ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, जैसे कि भाग 1 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में। तो ये भाग 3 में वर्णित है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। इसमें अनुच्छेद 12 से और 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ये इसी चीज को दर्शाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी भाग 1 में आपको जो देखने को मिलेगा भारत का संघ और उसका क्षेत्र से संबंध आपको देखने को मिलेगा, ये वर्णित किया गया है, जो कि क्वेश्चन में अलग चीज पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन में भाग 4 दिया गया है, तो भाग 4 में नीति और निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णित किया गया है। और यहाँ पे भाग 5 दिया गया है, तो भाग 5 में केंद्र सरकार की संरचना है, तो ये आपका अलग अलग चीज है। यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लोकांतरित है उसका अर्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकांतरित का यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है, तो ये जनता के द्वारा एक तरह से कहा जा सकता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसका मतलब यही है लोकांतरित। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र का यही मूल परिभाषा है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये लोकतांत्रिक है, इसी को बोला जाता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया राजा के द्वारा शासन, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, जो कि इसको राजतंत्र बोला जाता है, लोकतंत्र नहीं बोला जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अधिकारी के द्वारा शासन, तो ये एक तरह से नौकरशाही बोला जाता है इसको, ये लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। और सैन्य शासन आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसको तानाशाही बोला जाता है।
सैन्य शासन को। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है। यहां पर ए ऑप्शन दिया गया है, इसमें केवल भारतीय कानून शामिल है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका विदेशों में भी देखने को मिलता है। संविधान में विदेशी तत्व भी शामिल है, तो इसी कारण हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है, इसमें विदेशी संविधानों के भी तत्व शामिल है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसलिए सही मानेंगे क्योंकि भारत के संविधान में कई देशों से ये सिद्धांत लिए गए, तो जिससे यह सिद्धांत लिए गए वहां पर भी ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदेशों में भी ये संविधान के तत्व है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका को किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। 24वां संशोधन या 42वां संशोधन या 44 संशोधन या यहाँ पे दिया गया 86वां संशोधन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। जी हाँ, 1976 में इस संशोधन द्वारा एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जो कि यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका को किस संशोधन के द्वारा यहाँ पे संशोधित किया गया था। तो ये 42वां संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 12, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन ब्रिटिश सरकार, सी ऑप्शन भारतीय जनता और डी ऑप्शन मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार। क्योंकि साथियों कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 के अंतर्गत देखा जाए तो संविधान सभा का ये गठित किया गया था इसी समय 1946 में। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसमें जो सक्रिय भूमिका निभाई गई थी वो गठन नहीं किया गया था, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बाकी बी ऑप्शन तो हमारा सही हो ही जाता है। सी ऑप्शन दिया गया भारतीय जनता, तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष चुनाव से ये नहीं चुना गया है, ये अलग चीज है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मुस्लिम लीग, तो इसमें भाग लेने से इनकार किया गया था शुरुआत में, लेकिन बाद में इसमें भाग लिया गया था, तो ये एक तरह से गठन के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। यहाँ पे केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो संविधान में आपको देखने को मिलता है 4A, जो कि यहाँ पे भाग में आपको 4A भाग में देखने को मिलता है, जो कि 42वें संशोधन जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51 में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। और यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी भाग यहाँ पे 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलता है, भाग 4 में आपका नीति निर्देश तत्व आ जाते हैं, और भाग 5 में केंद्र सरकार की व्यवस्था आ जाती है। इन पांचों को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री और राज्यपाल, जो कि आपका पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है ये आपका बिल्कुल साथियों पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है, क्योंकि इसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है, ना ही प्रधानमंत्री का होता है और ना ही राज्यपाल का होता है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये आपका आधा अधूरा है, इसमें और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और सी ऑप्शन दिया गया संसद और राज्य विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये आपका सही इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से, तो ये गलत है क्योंकि ये अधिकार जो है इस समय निलंबित ये आपका हो चुका है, तो ये आपका गलत है। क्लियर है साथियों, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कभी नहीं, और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया केवल प्रधानमंत्री की अनुमति से, और यहाँ पे दिया गया आपातकाल की स्थिति में, और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विशेष रूप से राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, ये ऐसा संभव है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कभी नहीं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि संविधान 359 के अनुसार कुछ यहाँ पे अधिकार आपको देखने को मिलते हैं, ये निलंबित हो सकते हैं। कभी नहीं कहना बिल्कुल गलत है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो भारत में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो टोटल 6 है, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है टोटल 6। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दें 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके बाद अधिकार जो है संपत्ति को हटा दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, अधिकार में संपत्ति को हटा दिया गया था, और ये इसी चीज़ को यहाँ पे मौलिक अधिकारों में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। जो कि यहाँ पर पहले 7 था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि इसको हटा दिया गया था जिसमें अधिकार संपत्ति है, तो जब यहाँ पे हटा दिया गया तो टोटल जब 7 थे, जब यहाँ पे इसको हटा दिया गया अधिकार संपत्ति को तो टोटल 6 हो गए, जो कि पहले 7 थे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का। राष्ट्रपति इसके पदेन एक तरह से कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय सभापति होता है, जो कि सभापति ये आपका होता है। पदेन सभापति इसको माना जाता है राज्यसभा का। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लोकसभा के बारे में आप सभी को मालूम है, इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो कि सी ऑप्शन दिया गया है, तो इसका प्रमुख जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है, और संविधान सभा यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो आप समाप्त हो चुका है, इसका कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है संविधान सभा का। यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अनुच्छेद 356 का है, और यहाँ पे अनुच्छेद 356 आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि राज्य में एक तरह से संवैधानिक तत्व जो विफल होता है, तो विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल आपको जो देखने को मिलता है 22 देखने को मिलता है, और यहाँ पे डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, तो आप इनको छोड़ दीजिए, गलत दिए गए। अब यहाँ पे देखते हैं, शुरुआती में जो 14 थे अब उसको बदलकर 22 कर दिया गया। अब यहाँ पे बहुत से यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन या फ्रांस। तो ये जो लिया गया आयरलैंड से लिया गया, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा यहाँ से ही ली गई है। बाकी यहाँ पे अमेरिका दिया गया ए ऑप्शन, तो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा यहाँ से मिली है। और यहाँ पे ब्रिटेन दिया गया है, तो संसदीय जो प्रणाली है और जो रूल ऑफ लॉ है ये यहाँ से लिया गया है। और फ्रांस की बात करें तो संतता, समानता और जो बंधुत्व है ये यहाँ से प्रेरणा ली गई है। तो यहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई है। बाकी जो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है उसके अनुसार यदि चले हम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।